हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइट एनवायरनमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हर शाम की तरह आप सभी के सामने हाजिर है शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसको आप सॉल्व करके कर सकते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए फिर से आप सभी के लिए शानदार प्रैक्टिस सेट रेडी है। और आज का प्रैक्टिस सेट होगा हमारा पेपर 1 के यूनिट 6 के लिए। यूनिट 6 के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट होगा। और ये ऐसा प्रैक्टिस होगा ना कि आप अगर यहां पास कर गए, मेरा टारगेट है कि मैं जितना क्वेश्चन लाता हूं उसका 80% आपका सही होना चाहिए। अगर आपने यहां 80% सही कर लिया तो एग्जाम में आपका रिजल्ट पक्का होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, जो यहां पास करेगा वही एग्जाम पास करेगा। पहले आपको यहां पास करके दिखाना है, 80% से ज्यादा स्कोर लाना है, तो समझिए आप पास है। जितना क्वेश्चन रहेगा उसका 80% से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो समझिए आप पास है। एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। एक एक यूनिट वाइज हम लोग इस प्रकार की तैयारी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्रश्न आपको सीधे यहीं से लड़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का ट्रेडिशनल प्रश्नों को हमने शामिल किया है सेट में कि आपको सीधे यहां से प्रश्न मिल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे क्लास में हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए रहेगा। इसके पहले हम चाहेंगे एक बार आप सिलेबस को देख लें। ये देखिए आपका सिलेबस है, ये सिलेबस जो यूनिट 6 है। यूनिट 6 आपको दिख रहा है, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। यहीं से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लिए हुए हैं। भारतीय संविधान, ये आपका यूनिट 6 है। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ जो जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न यहाँ पर आएगा। अगर आप इन प्रश्नों को सही करते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सीधा दिख रहा होगा। पहला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? भारतीय संविधान का निर्माण जिसके तहत हुआ वो क्या था? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो उसमें मेंबर जो चुने गए थे, कितने लोग उसमें मेंबर होने थे? 505, 389, 409 या 429। तो टोटल जो मेंबर होने थे वो 389 होने थे। 389 होने थे। हालांकि बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया तो विधानसभा जो संविधान सभा था उसमें मेंबर की संख्या घट गई, तो वो आपसे नहीं पूछा गया, संयुक्त रूप से पूछा गया। ये नहीं, अगर ये पूछा जाता है कि नहीं पाकिस्तान का संविधान सभा अलग होने के बाद, तो वो फिर अलग बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया सीधा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने मेंबर होने थे, तो 389 आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में आज सचिव है ना, सेक्रेटरी का पोस्ट है भारत में। इंडिया में हर एक मंत्रालय का अपना एक सेक्रेटरी होता है ना, इंक्लूडिंग जो पीएम या सीएम होता है उनका एक अपना चीफ सेक्रेटरी होता है। तो जो चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट है, सचिव का पोस्ट है, यह पहले नहीं हुआ करता था। किस अधिनियम के तहत चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया है? तो मॉडले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो ये जो भारत सचिव जो आपका प्रोविजन था वो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया, क्योंकि इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हो गया। यहीं पर एक पद क्रिएट किया गया था वायसराय का, है ना। तो वायसराय मतलब क्या होगा? वही वहां का रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो ब्रिटेन की संसद थी उनका यहाँ पर कह सकते हैं उनको सारी सूचनाएं देने वाला या उनका प्रतिनिधि अगर कोई था तो भारत का वायसराय था, उसको आप सेक्रेटरी समझ लीजिए। ठीक है, तो वहीं से सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो सचिव का पद कहां से आया? भारत सरकार अधिनियम 1858 से। वहीं पर भारत का वायसराय पद को इंक्लूड किया गया था।
इससे पहले जो भारत का होता था क्या, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है। अब गवर्नर जनरल के क्या हो गया, वायसराय। वही वायसराय हमारा सचिव आज जो काम करता है उसी टाइप का काम सेम काम होता था वायसराय का। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ठीक है। यानी जब संविधान सभा का गठन हुआ तो भारत में बहुत सारे राज्य थे, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि टोटल 389 मेंबर होने थे, 389 मेंबर थे। तो किस राज्य से कितने होंगे ये डिसाइड करने के लिए जो बेस बनाया जनसंख्या, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुसार उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। जैसे अभी राज्यसभा को आप ले सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा को इसके एग्जाम्पल के तौर पर शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका झारखंड है, झारखंड को राज्यसभा में 6 सीटें हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्टेट को अलग अलग राज्यसभा में सीटें मिली हुई है। तो टोटल जो मेंबर यहाँ पर होने थे वो 389। उस समय जो झारखंड तो था नहीं, आपका बिहार को कितनी सीटें मिली, बंगाल को कितनी सीटें मिली, यूपी को कितनी सीटें मिली, संयुक्त प्रांत को। इसी प्रकार टोटल जोड़ के जो टोटल था ना वो टोटल 389 था। लेकिन किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेगी ये डिसाइड कैसे होगा, उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार, उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार। तो कितनी जनसंख्या पर एक मेंबर होगा, मान लीजिए हम लोग यूपी की बात करें, यूपी में कितने लोग होंगे, संयुक्त प्रांत, यूपी के जगह उसमें क्या संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो संयुक्त प्रांत में कितने लोग जाएंगे संविधान सभा में, इसके लिए क्या प्रोविजन था। तो प्रत्येक कितने लाख की जनसंख्या पर, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कितने जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाएगा, कितने जनसंख्या पर संविधान सभा में एक मेंबर चुनकर जाएगा, प्रश्न ये है कितने मेंबर पर, कितने जनसंख्या पर। तो वो था 10 लाख। मान लीजिए यूपी की आबादी अगर उस समय 50 लाख होगी, ठीक है, मान लीजिए 50 लाख, सपोज दैट 50 लाख, तो यूपी कितना लोग संविधान सभा में भेजेगा, 5 लोग, ठीक है। यूपी कितना भेजेगा, 5 लोग। अगर 50 लाख उसकी आबादी है तो 5 लोग। मान लीजिए एमपी की आबादी अगर 30 लाख है तो एमपी कितना भेजेगा, 3 भेजेगा। इसी प्रकार सब स्टेट का वहां पर जनसंख्या के आधार पर ये डिसाइड किया गया और टोटल 389 लोगों को भेजना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि प्रत्येक राज्य का कोटा फिक्स हो गया जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को भेजा जाएगा। इसमें भीमराव अंबेडकर को भेजा गया। तो भीमराव अंबेडकर को किस राज्य से भेजा गया, जिस प्रकार अभी अब राज्यसभा देखते हैं कि नहीं, राज्यसभा का मतलब ये नहीं कि आप उसी राज्य के लोग हैं तभी आपको उस राज्य से भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाता था। इसी प्रकार अभी स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा भेजा गया। अरुण जेटली साहब थे, उनको भी गुजरात से भेजा जाता था। या आपका झारखंड में कभी कभी देखते हो अदर स्टेट के लोग आके यहाँ से राज्यसभा मेंबर बनते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर वैसे थे कहाँ के, ये थे एमपी के थे, ये थे एमपी के, मध्य प्रदेश के। लेकिन जो संविधान सभा में इसने जो अपना प्रतिनिधित्व दिया वो किस राज्य से दिया था ये आपसे पूछा है, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से या पंजाब से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, अरे इसका घर तो महू मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश आंसर कर देते हैं। नहीं, ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। B.R. अम्बेडकर कहां से चुने गए थे, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव बनाया हुआ किस प्रकार, अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, इनडायरेक्ट चुनाव हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं, जिसमें जनता भाग लेती है। जनता ने भाग लिया क्या, नहीं ना, जनता ने भाग नहीं लिया। जिस प्रकार राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, तो राज्यसभा का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, उसमें आपके चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, आपके एमपी, आपके एमएलए वोट करते हैं। उसी प्रकार उस समय संविधान सभा का भी जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ, जनता ने वोट नहीं किया, है ना, जनता ने वोट नहीं किया, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। इसी में चुनाव जो हुआ तो किस साल संपन्न हुआ, चुनाव किस साल में संपन्न हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चुनाव कब हुआ था आपका, 45, 1945, 1946, 1947 या 1948। ये आपका हो जाएगा
1946 में चुनाव संपन्न हो गया, यानी आजादी के पहले ही संविधान सभा का हमारा गठन हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा जब उनके मेंबर चुने गए तो वो आपस में बैठक करते थे, है ना। तो उनका जो बैठक हुआ तो पहला उसी क्या हुआ, अधिवेशन। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो पहला अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था, है ना। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और आप ईमानदारी से मेरे आंसर बताने से पहले आप चेक कीजिएगा आप कितने का आंसर जानते थे ना, ये आप जज कीजिएगा। और अगर आपका 80% से ज्यादा स्कोर हो रहा है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, आप शानदार तरीके से एग्जाम में बहुत ही शानदार स्कोर करेंगे, आपका रिजल्ट भी बनेगा। तो संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में क्या होता है ना, अलग अलग काम के लिए फिर अलग अलग छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। जैसे किसी को संविधान का प्रारूप तैयार करना था जिसमें भीमराव अम्बेडकर से, किसी को संविधान का संघ और राज्य के बीच जो संबंध होगा उसको निर्धारित करना था, किसी का विदेशों से कैसा संबंध होगा वो काम निर्धारित करना। तो अलग अलग 10 लोगों का 12 लोगों का एक कमेटी बना दिया, समिति बनाई थी। तो भारत का झंडा किस प्रकार होगा, है ना, भारत का झंडा का स्वरूप क्या होगा? तो झंडा पर निर्धारित करने की कमेटी बनी थी। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान निर्मात्री सभा ने झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया था आपका जेबी कृपलानी को, जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा। तो यह विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रकार का जो सोच है सबसे पहले किनका था, किसने इस प्रकार के सोच को व्यक्त किया था? सबसे पहली बार किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में? ये आपका सबसे पहले ना 1924 में, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले इसकी डिमांड करी थी। ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्वराज पार्टी ने। अगला, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा में 389 मेंबर चुने गए तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य कितने थे? 10, 12, 13 या 15? तो ये 15 थी। इसकी संख्या कितनी थी? 15। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने जब संविधान बन गया तो उसे फिर पारित किया, बाद में लागू किया। यहाँ लागू नहीं पूछा जा रहा है, लागू पूछा जाएगा यहाँ पर, पारित की जगह। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ संविधान पारित की जगह अगर पूछा जाएगा लागू कब किया गया, आप सभी जानते हैं जो हमारा रिपब्लिक डे है कब, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया था, लेकिन यहाँ लागू किया गया नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया पारित कब हुआ, है ना। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से पारित कब किया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 दिसंबर 1948 या 26 जनवरी 1950? तो आपका क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा, जहां पे आपको लास्ट स्टेंजा में मिलेगा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। उसी दिन समझिए पारित कर दिया गया। ये भारतीय संविधान के प्रश्न, ये प्रश्न भी आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि अंकित है? तो 26 नवंबर 1949, इसी दिन भारतीय संविधान पारित हुआ था। तो ये रहा आज आप सभी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, है ना। क्या आपके प्रश्न 8 से ज्यादा आप सही कर पा रहे हैं? अगर आप 8 से ज्यादा सही कर पा रहे हैं तो समझिए 8 से ज्यादा क्या बोलूं, 8। अगर आप 8 प्रश्नों को सही करते हैं आपका स्कोर कितना होगा? 80%।
अगर आप इसी रेशियो में अगर 20 प्रश्न लाएंगे तो 16, अगर हम 30 प्रश्न लाएंगे तो आपका 24 सही होने चाहिए। तो मैंने टारगेट क्या बनाया है 25 प्लस। अगर आप यहाँ इस प्रकार चीजों को करते हैं तो 25 प्लस आपका स्कोर बन जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्लासेस के लिए यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में निश्चित सफलता के लिए पेपर 1 की शानदार तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के साथ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और एक नोट आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि लास्ट 20 डेज, जब एग्जाम का लास्ट 20 डेज रहेगा तो हम आपको फुल लेंथ 30 क्वेश्चन जो कि पूरे जो 6 यूनिट है, पूरे 6 यूनिट को कवर करता हुआ प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराएंगे, जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा। किस ग्रुप से किस यूनिट से कितने प्रश्न आने चाहिए उतना ही प्रश्न दिया जाएगा, और बिल्कुल टाइमर के साथ इतने समय आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है, वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। क्योंकि एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप लॉन्च हो गया है, वो प्ले स्टोर पे अभी कह सकते हैं प्रोसेस में है। आपको विद इन 1 वीक वो आप प्रोसेस पूरी तरह हो जाएगा और आपको प्ले स्टोर पर भी वो ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करके फ्री में, बिना कोई चार्जेस, आप फ्री में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं विद टाइमर, और आप अपने तैयारी को अंतिम 20 दिन में कह सकते हैं शिखर पर ले जा सकते हैं ना। आप सफलता के लिए कह सकते हैं लास्ट टाइम जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट ही सबसे बेस्ट होता है। वहीं से जो भी आपका कंफ्यूजन है ना वो दूर होता है। फिर उस प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन भी कर देंगे इसी चैनल पे, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। प्रैक्टिस सेट बनाइए ऐप डाउनलोड करके और फिर आपको यहाँ पर डिस्कशन करा देंगे। तो ये आपके लिए एक अवसर है अपनी तैयारी को जांचने का, परखने का, जहां पर 30 क्वेश्चन का आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इन सभी के लिए, और आगे कब वो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, किस प्रकार आप हमसे जुड़ेंगे, किस प्रकार आंसर आप प्राप्त कर सकेंगे, इन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार बने रहें। और हमारे साथ लगातार बनने के लिए आपके पास 2-3 प्लेटफॉर्म है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा जो अभी वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप सभी के बीच कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।